हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइटल साइंस के नेक्स्ट कंपोनेंट ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और नॉर्मल क्या होता है, हाइपरटेंशन किसको कहते हैं, इन सारे के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लड प्रेशर मेजर द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट आर्टरी वॉल एज हार्ट पम्प्स ब्लड। ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट आर्टरी। जो ब्लड है, जब ब्लड जो है पंप होता है आर्टरीज में, तो उस जो फोर्स लगता है आर्टरीज में, जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, उसमें जो ब्लड का जो फोर्स लग रहा है वाल्व, जो आर्टरी के वाल्व के अगेंस्ट, इसी को कहते हैं क्या, ब्लड प्रेशर। यही होता है क्या प्रेशर, किस प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरीज में, यही आपका क्या है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट है, इसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट जो होती है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जिसको कहते हैं mm ऑफ Hg बोलते हैं, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। नेक्स्ट, अगर कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करें कि ब्लड प्रेशर के क्या कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। आपको भी पता है कि दो होते हैं, सिस्टोलिक बीपी होता है, दूसरा होता है डायस्टोलिक बीपी होता है। सिस्टोलिक बीपी वो होता है जिसको हम टॉप पे लिखते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी पर्सन का बीपी है 120 है और नीचे लिखते हैं हम 80 लिखते हैं, ओके। तो ये जो 120 है इसको टॉप पे लिखते हैं या फिर साइड में टॉप पे लिख रहे हैं, तो ये क्या है, आपका सिस्टोलिक बीपी है, टॉप नंबर होता है ये होता क्या है बेसिकली, प्रेशर व्हेन द हार्ट बीट्स। जब हार्ट बीट कर रहा है उस समय का प्रेशर है। हार्ट जब बीट कर रहा है, पंप कर रहा है, उस समय का प्रेशर है। और डायस्टोलिक बीपी जो होता है लोअर मोस्ट होता है, बॉटम नंबर जो होता है, बॉटम नंबर है। प्रेशर बिटवीन द बीट्स, दो बीट्स के बीच में जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो क्या है, आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन कैसे होता है। नॉर्मल बीपी जो होती है आपकी रहेगी 120/80 mm ऑफ Hg होता है। 120 से कम भी हो सकता है, कम 80 से कम, ये क्या है आपका नॉर्मल बीपी कहलाएगा 120/80। एलिवेटेड कब कहेंगे कि बीपी एलिवेट है, मतलब ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है। 120 से 129 अगर रहता है सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक 80 है, तो ये क्या है, एलिवेट है, थोड़ा एलिवेटेड कहलाता है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन कब कहेंगे। स्टेज 1 हाइपरटेंशन है 130 to 139, 130 से 139 सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक क्या है 80 से 89। ये mm ऑफ Hg अगर इतना बीपी रहता है तो ये क्या है, स्टेज 1 हाइपरटेंशन, मतलब स्टार्टिंग पीरियड ऑफ हाइपरटेंशन है ये, जिसको कहते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 2 हाइपरटेंशन, स्टेज 2 हाइपरटेंशन है 140 से ज़्यादा सिस्टोलिक। सिस्टोलिक जो है 140 या फिर 140 से ज़्यादा होगी, डायस्टोलिक 90 या 90 से ज़्यादा होगी, तो ये क्या है, स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहलाता है, स्टेज 2 हाइपरटेंशन, ओके। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन कब कहेंगे। हाइपोटेंशन, हाइपो में तो होता है, हाइपो में होता है कम, नॉर्मल से अगर कम जा रहा है, लो ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर लो है तो किस कंडीशन में कहेंगे हाइपोटेंशन। 90/60 mm Hg से अगर बीपी कम आ रहा है, 90/60 से अगर कम आ रहा है बीपी, तो ये क्या हाइपोटेंशन में कंसिडर किया जाता है। हाइपोटेंशन में लो ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं, जो अफेक्ट करते हैं, या फिर इन फैक्टर्स की वजह से पर्सन में बीपी बढ़ सकता है या बीपी कम हो सकता है। ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है एज। जैसे जैसे एज बढ़ता है, जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, उसकी इलास्टिसिटी जो है कम हो जाती है, जिसके प्रेशर क्या है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एज जैसे बढ़ता है पर्सन में बीपी भी बढ़ती जाती है। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी मेंबर्स के, किसी पर्सन की फैमिली हिस्ट्री रही है कि उनके फैमिली में हिस्ट्री है कि हर पर्सन का बीपी ज़्यादा रहता है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंसिव पर्सन रहते हैं, तो ज़्यादातर संभावना रहती है कि नेक्स्ट पर्सन में भी ये हिस्ट्री देखने को मिलेंगे, ये कॉज हो सकता है कि हाइपरटेंशन हो सकता है।
नेक्स्ट कॉज है डाइट। कोई पर्सन है जो कि एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट, शुगर और फैट डाइट में अपने लेते हैं, तो ऐसे पर्सन में रिस्क रहता है कि उन्हें हाइपरटेंशन हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी, अगर हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस टाइम पे हमारा हार्ट जो है वो ज़्यादा वर्क करता है और ऐसे टाइम पे क्या है, पर्सन में बीपी बढ़ जाती है। ओबेसिटी, ओबेसिटी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसी पर्सन में हाइपरटेंशन होने का, बीपी बढ़ने का। ओके, स्मोकिंग, ऐसा कोई पर्सन है जो कि स्मोक कर रहा है, लॉन्ग टाइम से स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ऐसे पर्सन में भी हाइपरटेंशन होने की रिस्क बढ़ जाते हैं। स्टेज, वन ऑफ द ऑल्सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में एक ऐसा कॉज है जो स्ट्रेस बहुत मेजर रोल प्ले करता है हाइपरटेंशन के रिस्क में। अगर कोई पर्सन है जो इस लॉन्ग टर्म से स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, तो ऐसे पर्सन में काफ़ी रिस्क बढ़ जाती है हाइपरटेंशन होने की। स्लीप क्वालिटी, कोई ऐसा पर्सन है जो कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप नहीं ले रहा, स्लीप अच्छे से अपनी स्लीप मैनेज नहीं कर रहा, स्लीप नहीं ले रहा है, तो ऐसे पर्सन में काफ़ी रिस्क रहती है हाइपरटेंशन होने की। किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शन, अगर किडनी का प्रॉपरली फंक्शन नहीं है, किडनी फेलियर है, किडनी में अगर पूरी प्रॉब्लम है, तो हाइपरटेंशन होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, कुछ हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से भी हाइपरटेंशन की रिस्क बढ़ जाती है। नेक्स्ट है सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के क्या क्या सिम्टम होंगे, किसी पर्सन में अगर हाइपरटेंशन है तो ऐसे पर्सन में सिम्टम क्या क्या अपीयर होंगे, सिम्टम क्या क्या अपीयर होंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हेडेक, अगर पर्सन में हेडेक हो रहा है, हाइपरटेंशन पर्सन में फील करेगा, कंप्लेन करेगा हेडेक के लिए। नेक्स्ट डिजीनेस, चक्कर जैसा आएगा, डिजीनेस रहेगा। नोज ब्लीड, अगर हाइपरटेंशन है तो किसी किसी पर्सन में नोज से ब्लीडिंग भी होती है। फटीग, पर्सन फटीग फील करेगा, थका हुआ फील करेगा। विजन चेंजेस, देखने में दिक्कत होगी, विजन चेंज हो जाएगा, धुंधला दिखाई देगा, इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं हाइपरटेंशन में। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनकंट्रोल हाइपरटेंशन। अगर हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं किया गया, अगर हाई बीपी को कंट्रोल नहीं किया गया, देन पर्सन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अक्कर हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हार्ट अटैक, अगर लॉन्ग टाइम तक अगर बीपी को कंट्रोल नहीं किया गया तो ऐसे पर्सन में हार्ट अटैक आने की काफ़ी संभावना बढ़ जाती है, रिस्क काफ़ी रहता है कि कॉम्प्लिकेशन में का हार्ट अटैक हो सकता है। स्ट्रोक, किडनी डिजीज़, लंबे टाइम तक अगर बीपी बढ़ी रहती है और उसको कंट्रोल नहीं किया जाता है, बाय द मेडिसिन के थ्रू मैनेज नहीं किया जा सकता है, फिर लाइफस्टाइल को चेंजेस नहीं करते हैं, तो किडनी की डिजीज़ का कंडीशन जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। विजन लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, जो पेरिफेरल आर्टरी की डिजीज़ कुछ जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल चेंजेस। वो नॉर्मल जो बीपी है उसको मैनेज करने के लिए हम कुछ लाइफस्टाइल के चेंजेस करते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू बीपी को मैनेज किया जा सकता है, जो हाई बीपी है उसको कम किया जा सकता है। फर्स्ट है रेगुलर एक्सरसाइज, अगर रेगुलर बेसिस पे अगर एक्सरसाइज किया जाए, वॉकिंग किया जाए, फिर नॉर्मल रेंज में आ सकता है अगर रेगुलर एक्सरसाइज किया जाए। बैलेंस डाइट, अगर किसी पर्सन भी बैलेंस डाइट ले रहा है तो बैलेंस डाइट अगर हाई सोडियम, हाई शुगर, ये सब चीज़ें बैलेंस करके ले रहा है, सोडियम जो बोला गया है कुछ सोडियम को कम लेना है तो कम लेता है, ऐसे पर्सन में क्या बीपी की जो डाइट से जितना मॉडिफिकेशन हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है बाय द बैलेंसिंग डाइट। स्ट्रेस रिडक्शन, स्ट्रेस को अगर ऐसे पर्सन में उनको काउंसिल किया जाता है कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करिए, स्ट्रेस को कम करिए बाय द मेडिटेशन और योगा और मेडिटेशन के थ्रू अपने स्ट्रेस को मैनेज करके स्ट्रेस को कम करना है, जिसकी वजह से जो हाइपरटेंशन है अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन की वजह से है तो वो रिलीफ हो जाएगा, सिम्टम कम हो जाएंगे। वेट मैनेजमेंट, अगर किसी पर्सन में वेट ज़्यादा है, अगर ओबीज है या फिर ओवरवेट है, तो ऐसे पर्सन को काउंसिल किया जाता है कि उनका अपना वेट कम करे, वेट अपना रेंज में लेके आए। नेक्स्ट है स्मोकिंग सेसेशन, कोई पर्सन है जो कि काफ़ी लंबे टाइम से अगर स्मोकिंग कर रहे पर्सन को स्मोकिंग सेसेशन करके अपना बीपी को मैनेज किया जा सकता है। लिमिट सोडियम इंटेक, जो भी पर्सन है नॉर्मल भी कोई पर्सन है जो कि जिनको हाइपरटेंशन नहीं भी है, हाइपरटेंशन नहीं है, नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो भी उनको ऐसा बोला जाता है कि आप पर डे का 5 ग्राम ही आप सोडियम लीजिए, मतलब जो सोडियम है आपका, सोडियम इन द सेंस कि नमक आप जो ले रहे हैं
आपको 5 ग्राम पर डे का हिसाब से लेना होता है, 5 ग्राम पर डे, ओके, इतना लेना होता है, इतना ही सोडियम आपको इंटेक करना होता है। और ख़ासकर आपको ध्यान देना कि आपने अपने नमक का तो मॉडरेशन कर लिया अपनी लाइफ में, नमक को कम कर लिया, लेकिन आप अगर कुछ भी पैक्ड फूड खा रहे हैं, कुछ भी अदर बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, उसमें क्या है सोडियम का अमाउंट रहता है। पीछे आप जब भी लेबलिंग चेक करेंगे उसमें सोडियम का अमाउंट काफ़ी हाई अमाउंट पे सोडियम रहता है, क्योंकि सोडियम जो होता है एज ए प्रिजर्वेटिव वर्क करता है। प्रिजर्वेटिव की वजह से उसमें सोडियम काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या है जो भी फूड आइटम है वो काफ़ी लंबे तक ख़राब ना हो और वो काफ़ी अच्छे टाइम तक बने रहें। रेगुलर मॉनिटरिंग, अगर कोई पर्सन है जिनको हाइपरटेंशन है, स्टेज 1 2 कोई भी तरह का हाइपरटेंशन है, तो उन्हें रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए अपने बीपी की, जिसकी वजह से अगर उनका हाइपरटेंशन अगर काफ़ी सीवियर हो रहा है तो उन्हें पता चल सके और उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट टाइम से ले सके। नेक्स्ट है मेडिकेशन। मेडिकेशन में क्या क्या मेडिकेशन देते हैं अगर पर्सन में अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है या फिर हाइपरटेंशन की शिकायत रह रही है, तो उस समय फर्स्ट है डायरेटिक्स। पर्सन में डायरेटिक्स देते हैं, जो कि डायरेटिक्स इसलिए दिया जाता है जो भी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड है, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट करे और जो बॉडी में प्रेशर ज़्यादा बन रहा है, जो प्रेशर है उसको कम किया जाए, हार्ट में प्रेशर कम किया जाए, जिसकी वजह से क्या ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाए, कम कर सके। नेक्स्ट है एसी इनहिबिटर। जो डायरेटिक्स होता है, डायरेटिक्स में आपका फ्रुसेमाइड, स्पाइरोलैक्टोन, टॉर्सेमाइड, ये सारे ड्रग्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट है एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर में आपका आता है रेमिप्रिल, एनालाप्रिल, जो भी लास्ट में प्रिल आते हैं, प्रिल वर्ड के ड्रग आते हैं, वो आपके आते हैं एसी इनहिबिटर में आते हैं। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में मेटाप्रोलॉल और जो भी लॉल के जो ड्रग आते हैं, बीटालॉल, एसीलॉल, इस करके जो भी ड्रग आते हैं लास्ट में लॉल करके होते हैं, वो आपके आते हैं बीटा ब्लॉकर में। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे नेफिडिपिन, डेल्जियम, ये सारे जो होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं। और नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये भी ड्रग दिए जाते हैं फॉर मैनेजिंग बीपी। ये सारे ड्रग्स यूज करते हैं medication for the hypertension. This is all about for blood pressure. Hope you understand all this thing. Okay, thanks for watching.